बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला आया जिसमें चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई और साथ में ये भी कहा गया कि अगर 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं अदा करते तो 6 माह की कैद मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन आज के दिन चेयरमैन PTI के जो वकला हैं वो मौक़िफ़ कुछ और रखते हैं। वो कहते हैं कि हम दलाइल देने के लिए अदालत में मौजूद थे और हमारे सामने ही फैसला पढ़ के सुनाया गया, जबकि अदालती अमले की तरफ से या तहरीरी फैसले में जो मंदरजात सामने आए हैं उसमें यह है कि 3 बार वक्फा किया गया है और 12:30 बजे फैसला जब सुनाया गया है तो वो चौथी बार का वक्फे के बाद अदालत का बाद में अपनी समाअत का आगाज़ करना था। उस वक्त ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पे मौजूद थे और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ और मैंने ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर रखा है। तो उसी दौरान ही फिर फैसला पढ़ के सुनाया गया और वह तकरीबन 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला था जो सुनाया गया। और उस फैसले के कुछ ही देर बाद लाहौर में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी भी अमल में आ गई। अब PTI वाले ये मौक़िफ़ रखते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है वहाँ पर वकला ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है और अगवा के मुतरादिफ है, क्योंकि इसमें कानूनी पैराए को मद्देनज़र नहीं रखा गया। उनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद नहीं थे और ज़बानी सिर्फ अहकामात के ऊपर ही गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। जबकि इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं कि तमाम कानूनी पैराए को मद्देनज़र रखते हुए गिरफ्तारी अमल में आई है और आज जो मुल्क भर में शहरों के अंदर जो एहतजाज हुआ है उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। कराची और लाहौर से 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया और हुकूमत ये कहती है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान सामने आया कि इस केस का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इसमें क्या आप कोई लूप होल्स देख रहे हैं और हुकूमती मौक़िफ़ के इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसे किस पैराए में देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ठीक कहती है हुकूमत। अता तारड़ तो वहाँ पे चाय पीने जाती हैं। अता तारड़ साहब जो हैं वह हुकूमत के एक ज़िम्मेदार हैं। अता तारड़ साहब जो हैं वो वहाँ पर अहम तरीन पोजीशन पे हैं। अता तारड़ साहब उस अदालत में ख़ुद कहते हैं मैं कई दफ़ा गया। फैसले से पहले अता तारड़ साहब ने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना जी, मीडिया टॉक की। उसके पहले भी गई। उससे पहले अपने वकला को वहाँ आने के लिए बाकायदा ऑडियो पैगाम भेजा, जो सुनाया इन्होंने खुद सुनाया। तल्लक कोई नहीं है इनका, बिल्कुल तल्लक नहीं है, 1% तल्लक नहीं है। ये ठीक कह रही हैं, ये इसी तरह ठीक कह रहे हैं जिस तरह अता तारड़ साहब कहते थे कि चेयरमैन PTI को फलां शख्स जो है यानी ओन चौधरी जो है वो सप्लाई देता है इसकी मंशियात की, यही कहते थे ना, यही लफ्ज़ कहते थे ना। फिर वही ओन चौधरी जो है इनकी काबीना का बेहतरीन बन गया। मैं कह रहा हूँ अता तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, हुकूमत बिल्कुल ठीक कहती है, इनका लेन देन कुछ नहीं है इस केस से। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये इसलिए बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इनका ठीक कहना ही सबसे बड़ी गलत चीज़ है, इनका ठीक कहना ही सबसे बड़ा झूठ है, इनका ठीक का लफ्ज़ कहना ही सबसे बड़ी इसमें चीज़ें बुरी चीज़ है। मुझे एक बताएं, एक केस किया इलेक्शन कमीशन, उस केस की समाअत इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही है, अदालत में केस किया है। अता तारड़ साहब किस हैसियत से वहाँ जाते थे अगर हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं था? अता तारड़ साहब ने वो ऑडियो मैसेज जो सुनाया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो किस वजह से सुनाया? अता तारड़ साहब ने आज सुबह फैसले से पहले जो बात की वो किस वजह से की? मुझे सिर्फ ये बात बता दें। अगर कोई ऐसी बात नहीं थी हुकूमत की तो यहाँ फिर ये कह दें कि अता तारड़ साहब का हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, ये लफ्ज़ अदा कर दे, ये कह दें, ये बातें ये कह दें। ये भाई ये झूठ होता है। हम आवाम को कब तक ये पागल बनाएंगे, कब तक इतना झूठ बोलते रहेंगे, कब तक आवाम के साथ ये खेल खेलते रहेंगे? देखें गिरफ्तारी हुई। मुझे दूसरी चीज़ बता दें, मैं उम्मीद रखता हूँ और मुझे अल्लाह से अल्लाह के हजूर मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम फ़ैसले इसी तरह हों, इतनी ही स्पीड से हों और उन तमाम लोगों को सज़ाएं मिले जिन्होंने पाकिस्तान में कोई गलत काम किया है, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ हो, चाहे वो कोई भी सियासी शख्सियत हो। और इसी तरह स्पीडी ट्रायल हो, इसी तरह स्पीडी ट्रायल
उन गाड़ियों के मतलब भी जो तोशाखाना से ली गई हैं। इसी तरह स्पीडी ट्रायल ये सब घड़ियाँ नहीं, इस मुल्क को बेचने वालों का भी होना चाहिए। इसी तरह स्पीडी ट्रायल इस मुल्क की सरकारी अराजियों को कौड़ियों के भाव बेचने वालों का भी होना चाहिए। इसी तरह स्पीडी ट्रायल उन तमाम लोगों को होना चाहिए जिन्होंने कानून को तोड़ा, जिन्होंने मुल्क की मौशत को तबाह किया, जिन्होंने गरीब को गरीब तर किया, जिन्होंने अपनों को नवाजा, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कानून शिकनी की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गरीब के मुंह से नवाला छीना, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को तबाह किया। यार ये स्पीडी ट्रायल ऐसा भी उनके खिलाफ भी होना चाहिए, और ये अल्लाह करे ऐसा हो जाए यासर साहब। इस तरह के दर्जनों केसेस राना साहब निकल आएंगे, क्योंकि इसमें वो मौक़िफ़ नहीं है कि तोहफा लेके बेच दिया गया। ये जो मेरिट्स इसके रखे गए हैं वो ये है कि कागजात नामजदगी जो अपनी जमा करवाई गई है, जो गोश्तवारे साल के आखिर में जमा करवाए जाते हैं, उसमें इसको जाहिर नहीं किया गया। तो जो असासे वहाँ पे जाहिर नहीं किए गए, वैसे तो मरियम नवाज साहिबा से भी किसी ने सवाल किया था कि वो गाड़ी ली गई थी आपके नाम पे गई हुई है, तो वो आपके असासों में वाजे नहीं है, तो मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे चुप खामोश बैठी हुई। हाले खामोश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूछा क्यों यार यासर भाई, एक तो आपके अंदर का जो नून लीगी है ना, फिर डंडी मार जाता है। उन्होंने वहाँ से पूछा कि जनाब आपके पास वो गाड़ी आपकी है? कौन सी गाड़ी? ये लफ्ज़ था। अच्छा, फिर किसी से पूछ के अच्छा हो, अच्छा है, अच्छा मैं पता कर। ये कहा गया मुझे एक बताएं, जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो और आपको यही ना पता वो गाड़ी आपकी है या नहीं है, जिस जगह पे आप रहते हो और उसके अंदर भी इतना राना साहब पता नहीं ना होता कौन सी चीज़ अपने बस आप अमीर लोगों की पार्टी हैं, इसलिए आपको नहीं पता होगा। या सर बात यह है कि हम किसी सियासी जमात की बात नहीं करते, हम चाहते हैं इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ऐसा ही स्पीडी ट्रायल आने वाले दिनों में होना चाहिए, और वो स्पीडी ट्रायल सियासत की बुनियाद पर नहीं, वो स्पीडी ट्रायल वाकई हकीकत की बुनियाद पर होना चाहिए। उस स्पीडी ट्रायल में स्पीडी ट्रायल करने वाले वो लोग होने चाहिए जो बिला तफरीक ताकतवर को सज़ा दें, जो बिला तफरीक उन तमाम लोगों को कानून के शिकंजे में लाएं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो अलफ है चाहे वो ये है, यानी अलफ से लेकर ये तक कोई भी शख्स हो, शुरू से लेकर आखिर तक पकड़ना चाहिए, लाना चाहिए। मेरे मुल्क की डिमांड इस वक्त यही है, ताकि इस मुल्क से भूख ख़त्म हो सके, इस मुल्क से अफलास ख़त्म हो सके, इस मुल्क में तालीम आम मिल सके। मुझे एक बताएं, मैं आज भी कहता हूँ इस हुकूमत ने अब तक जो किया कोई क्रेडिट इसका नहीं है। अगर पैसे आए हैं तो सिपह सलार का क्रेडिट है, अगर इस मुल्क में कोई कुछ बेहतरी आ रही है तो सिपह सलार का क्रेडिट है। अगर आप कहें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, आप कहें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आप कहें कि किसी और का, तो इनका क्रेडिट आपको पता नहीं। जिनेवा में जो हुआ था उसके बाद 1 रुपया भी आया, वहाँ से आया तो इसे सामने लाए, किस तरह क्या ये खुद कहते रहे ना। तो बात यह है कि यासर साहब आज तो कमाल हो गया, मुझे समझ नहीं है। अच्छा मैंने चेक किया कि यार जब 12:33 पे या 40 पे फैसला आया, वैसे 12:33 से मेरी घड़ी के मुताबिक मैं देख रहा था फैसला आया, मैंने फौरी तौर पे चेक किया कि इस्लामाबाद से कोई प्लेन आता है, तो पता चला कि यार उस वक्त तो जहाज़ ही कोई नहीं आ रहा। मैं कहा यार ये बड़ी बात है, जहाज़ भी आया 30 से 35 मिनट में एयरपोर्ट पे उतरेगा, एयरपोर्ट से फिर बाहर निकलते हुए लाजमी बात है चेयरमैन के घर तक ज़बान पार्क तक पहुँचते उसे 2 से 2.5 मिनट तो नहीं कह सकते, 20 से 25 मिनट तो लगेंगे ना, कम अज़ कम लगा लें। उसके बाद फिर आप जाते हैं, आप जाके पुलिस को इतला करते हैं कि आएँ जनाब हम वहाँ से आएँ, आप हमारे साथ चलें। फिर पुलिस वहाँ से निकलती है, पुलिस साथ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सुबह से मुकम्मल तैयारी थी और इतनी स्पीड थी कि आप सोच नहीं सकते कुछ नहीं होगा। आप ये जितना मर्जी वकला शोर मचाते रहे, जो वो उसमें मौक़िफ़ ये रखते हैं कि हमें ये उम्मीद थी कि अगर फैसला आ गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये पॉइंट तो है ना कि वो वारंट गिरफ्तारी जिसकी तामील आईजी इस्लामाबाद ने करवानी थी बहुक्म हुमायूं दिलावर साहब, वो आईजी इस्लामाबाद तक वो वारंट गिरफ्तारी का लेटर उन तक उतनी देर में नहीं पहुँचा जितनी देर में वो लाहौर पहुँच गया। मैं कह रहा हूँ ये कमाल की चीज़ है, मैं उस छलावे को ढूंढ रहा हूँ, मैं तरक्की तो कर गए ना, तरक्की मैं कहना कमाल तरक्की हमने आप समझिए कि आज एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें पहले सेशन अदालत के अंदर से मुलजिम पुलिस की मौजूदगी में अदालत के अंदर मौजूद होता था, अगर फैसला होता था तो वहां से भाग निकलता था। अब पायलट प्रोजेक्ट ये है कि सैकड़ों मील दूर भी अगर मुलजिम बैठा हो तो 15 मिनट में गिरफ्तार हो। अच्छा अब ये चलो मुझे एक बताएं, फैसला किसके खिलाफ आया? चेयरमैन के? जी। गिरफ्तार किसको करना था? चेयरमैन को। वो घर के जो कैमरे शैमरे तोड़ दिए हैं, मैं तो मौके पर गया, फैसले में लिखा हुआ था कि CCTV कैमरे भी साथ लेकर आए। अच्छा, उस पर 92 से बातचीत की है इमरान किश्वर साहब ने, वो कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसके कोई मनाजर सामने लेके आए।
जब कैमरे नहीं है तो मुनाज़र कहाँ से लाने हैं। इमरान केशवर एक अच्छे और डेड ऑनेस्ट आदमी है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उन्हें जानता भी हूँ। पुलिस के अंदर जो चंद एक बड़े अच्छे अफसर हैं उनमें उनका भी शुमार होता है, कोई दूसरी राय नहीं। मैं और उनकी ईमानदारी का भी मैं गारंटी कम से कम दे सकता हूँ। सुहेल सुखेरा साहब हो गए, बाबर बख्त कुरैशी हो गए, इमरान केशवर हो गए, और DIG ऑपरेशन लाहौर जो हैं ये हो गए, ये इन लोगों की नज़ीर साहब भी DIG ऑपरेशन पंजाब भी जो हैं, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों की मुझे पता है कि ये मेरिट पे करते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। बेचारों किसी को किसी जगह कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं बात यहाँ पे किसी की सरकार होते हुए सभी की मजबूरी। मुझे एक बात तो बताएं, फिर वही बात आ रही है कि लाहौर में 2 जेलें हैं। हाँ। लाहौर से बाहर निकले रास्ते, हर शहर के अंदर एक जेल है। आखिरकार ये अटक जो है, कहीं मियाँ साहब की फरमाइश तो नहीं थी? अडियाला भी पहले किसी की फरमाइश थी? मुझे तो पता चला है किसी ने कहा कि मैं तो अटक में रहा था। मच जेल भी किसी की फरमाइश तो थी? अटक में मैं रहा था तो अटक में रखना चाहिए, लेकिन जो अटक में रहे थे वो किस केस में रहे थे वो भी लोगों को ज़हन में होना चाहिए कि आपके मुल्क के सिपा सलार को हवा में हो, अभी वो जहाज़ में हो, और उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई हो, ये सारा कुछ याद रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, जिसने जुर्म किया है चाहे वो कोई भी हो, अच्छा राना साहब सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये देखिए, वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ये मकाफ़ात अमल है, सिर्फ इतना सा सेंटेंस उन्होंने इस्तेमाल किया। मकाफ़ात अमल तो फिर रुकता नहीं है, वो तो चलता रहता है, तो क्या चलना चाहिए ना? मैं कह रहा हूँ चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये चलना चाहिए, इसे नहीं रुकना चाहिए। इस मकाफ़ात अमल को भी नहीं रुकना चाहिए, ना ये रुकता है। और एहतसाब के वो एहतसाब जो एहतसाब होना चाहिए उसके अमल को भी नहीं रोकना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आप मैं लूटूं और मैं अपने घर के बाहर लिख दूँ हाज़ा मिन फजल रब्बी, और कोई और लूटता हो तो हम कहें राशि वल मुर्तशी के अलावा फिर ना। ये तो नहीं होना चाहिए। बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बयान कर नहीं सकते। आप और हम सब बड़े पाबंद हैं ना, हमें मजबूरी है, वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, और हम उस दायरे में रहते हुए वो बात करेंगे कि फ़ैसले मेरिट पे होने चाहिए, मेरिट से हट के नहीं होने चाहिए। अगर कोई फ़ैसला मेरिट पे है तो बेहतरीन है, और फ़ैसलों के बाद तनकीद का हक़ भी हमें दिया गया है। ख़ुद अदलिया ने कहा है कि आप तनकीद का हक़ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं। अब तो देखना ये है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, 14 मई का फ़ैसला आता है, 14 मई के इलेक्शन का फ़ैसला आता है, 30 अप्रैल के इलेक्शन का फ़ैसला आता है, उस पर अमल दरामद जो है आज के दिन तक नहीं होता। और वो अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, वो अदालत कोई सेशन जज नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, उस पर अमल नहीं होता। और सेशन कोर्ट की सेशन जज की अदालत और हुक्म पर इतनी तेज़ी से अमल होता है, इतनी तेज़ी से तो जहाज़ लाहौर नहीं पहुंचता जितनी तेज़ी से ये काम हुआ है। अदालतें हमारे लिए सभी मोहतरम है, और हम चाहते हैं कि निज़ाम इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन आपके तमाम तर इक़दामात मैटर करते हैं और वो एक पैगाम पहुंचाते हैं आवाम के जहनों के अंदर, और वो पैगाम नक्श हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में फिर आवाम भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आवाम को समझाना चाहिए और इक़दामात सही उठाने चाहिए ताकि आवाम के जहन में कोई इबहाम न पैदा हो। राना साहब, हमने बात की थी इलेक्शन के हवाले से, आज जो मरदमशुमारी के हवाले से नई मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया गया मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर, तो MQM बहुत खुश है कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होंगे। सर इकबाल साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देखना है कि अब वो कितने अरसे में हल्का बंदियाँ नई मुकम्मल कर सकता है। जो माहिर लोग हैं वो ये राय रखते हैं कि 4 से 6 माह दरकार होंगे, तो इलेक्शन तो फिर तूल पकड़ जाएंगे। इस बारे में राना साहब ने गुज़श्ता दिनों में तारीख को गालिबन बयान दिया था, रिपोर्ट किया था कि इलेक्शन कब होंगे या उसके आसार कैसे नुमायाँ हो रहे हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात तो ज़हन में रखिए, हमने बहुत पहले अपने प्रोग्राम में कह दिया था इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन 2023 में आज के दिन तक जो हमें नजर आ रहा है वो इलेक्शन नहीं हो रहे। चाहे उसके लिए कोई बहाना बने, सिक्योरिटी बहाना बने, मुल्की मौशियत बहाना बने, उसके लिए सैलाब बहाना बने, उसके लिए कोई और चीज सामने आए, इलेक्शन तो मुझे तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा राना साहब, आपका वो बयान और आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला, मुमासलत दिखाई दे रही है दोनों चीज़ों में, तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन कोई मुकर्रर मुद्दत इन्होंने रखी है, कोई जहन में है, इख्तरा में है, या फिर खुली छूट है, अभी कुछ नहीं पता? देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये 15 तारीख तक ये हल्का बंदियाँ पूरी होंगी। कौन सी 15 फरवरी तक, और उसके बाद शेड्यूल दिया जाए 15 फरवरी। अच्छा, शेड्यूल आपने कम से कम देना है 60 दिन का, तो शेड्यूल 60 दिन का दिया, फरवरी, मार्च, मई। अच्छा, मार्च में रमज़ान शुरू हो गया, मार्च में तो अप्रैल आ गया ना, मई में नहीं, मार्च में तो रमज़ान शुरू हो गया,
और अप्रैल में भी तकरीबन रमज़ान है, तो किस तरह इलेक्शन करवाएंगे? पहले भी आपने रमज़ान का एक किया, फिर बाद मई तक, फिर मई में चले गए। मई में शदीद गर्मी होगी और मई में हालात पता नहीं किस तरह के होते हैं, किस तरह के नहीं होते। अब तो इलेक्शन को मेरा ख्याल है आ जावे तो नोखियाँ उड़ीक दी हैं। अगले साल ठंडे दिनों मैं कह रहा हूँ ना, ये गाना गायक है, ये वो है ना उसका नुसरत फ़तेह अली खां का, आ जावे तो नोखियाँ उड़ीक दी हैं, दिल वाजा मारदा, उन वोटर वाजा मारदा, ये गाने अब सुनाए कह के छोड़ दे ये इलेक्शन। देखें एक चीज़ मुझे बताएं, ये कोई कह रहे हैं ना एम के मुतालबे पर ये हुआ है, और भाई एम के मुतालबे पर तो बल्दियाती हलकों की तब्दीली नहीं हुई, कराची में हुई है। एम के मुतालबे पर तो वजारत तब्दील नहीं होती। एम के मुतालबे पर तो सिंध के अंदर बाईकाट या किसी चीज़ की इलेक्शन की धमकी भी काम नहीं करती। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने जिस दिन ये बात की थी मेरे पास ये मुसद्दका इतला थी। मैं आज आपको एक बात बता दूं, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ने कहा था हमें बनाया है तो हमें इलेक्शन फौरी नहीं चाहिए। हम किस तरह लड़ेंगे? परवेज़ खटक साहब किस तरह लड़ेंगे? एम जो है ये तो पुरानी जमात है, लेकिन चूंकि ये पार्लियामेंट के अंदर थी उसके मुंह से ये कहलवा दिया गया। 2 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक या 6 दिन पहले तक राना सनाउल्लाह का बयान निकाले। याद है मैंने प्रोग्राम में कहा था कि राना सनाउल्लाह कहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पे पुरानी लिस्टों में इलेक्शन होंगे, लेकिन जिस दिन हुकूमत ख़त्म होगी वो वज़ीर दाखिला नहीं होंगे। और बाकी लोग इसी तरह कहते रहे हैं, लेकिन नहीं इलेक्शन हुए। हाँ, एमकेएम को इतनी यकीन दहानी होती तो एमकेएम गालिब का वो शेर ना पढ़ लेती, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो फिर बस ज़हन में रखिएगा इलेक्शन के लिए ना अब इंतज़ार करें। अभी देखें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मुझे जो पता है, जो मुझे नज़र आ रहा है, अभी बड़ी सख्त सी एक एहतसाब की तलवार चलने वाली है। वो तो फिर मैं सुनने में तो यही है कि वो कुली तौर पे चलने वाली है, कुली तौर पे ही चलने वाली है। और फिर बड़े बड़े लोग जो है ना वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। भाई मुल्क बेचने वालों को भी पकड़ना चाहिए, लूटने वालों को भी पकड़ना चाहिए, जायदादें बनाने वालों को भी पकड़ना चाहिए, बदअनवानी करने वालों को भी पकड़ना चाहिए, मुल्क की माशियत को तबाह करने वालों को भी पकड़ना चाहिए, मुल्क में गुर्बत की लहर लाने वालों को भी पकड़ना चाहिए, मुल्क के अंदर तलीमी अदारों को बंद करने की साजिश करने वालों को भी पकड़ना चाहिए, मुल्क की इंडस्ट्री तबाह करने वालों को भी पकड़ना चाहिए। ये तो होना चाहिए ना। अगर आप आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा? कौन खड़ा करेगा इसे? किस तरीके से खड़ा होगा मुल्क? आप तो मैं आज देख रहा था कुछ लोग, मैंने अभी एक पोस्ट देखी, एक शख्स ने पोस्ट लगाई हुई थी, हालांकि उस बेचारा उसको ये नहीं पता कि उसके अपने घर का बिजली का बिल किसी सियासी जमात ने अदा नहीं करना, तो उसने पोस्ट बड़ी लगाई हुई थी। एक गाना, मैं वो गाना यहाँ पे बता नहीं सकता क्या है, तो वो गाना लगाया हुआ तो सजना कैद हो गई। तो मैं उसे कह रहा था यार इस पाकिस्तान के मतलब सोचो, किस सज्जन को कैद हो गया, किसको नहीं हुई, छोड़ दो इस बात को। हम आज भी बटे हुए हैं। हमें सोचना होगा इस पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासी जमात, फिर कोई लीडर। आज मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं सर, कमाल है, अपने घर में आटा नहीं हो, मिठाइयाँ तकसीम करने चले गए, पे भंगड़े डाले गए। मुझे पता चला एक शख्स को बड़ी घर से उसकी बीवी ने डांटा भी है। उसने कहा बिजली के बिल के पैसे तुम्हें देकर भेजा, तुम मिठाई तकसीम कर रहे हो, बिजली कट गई, अब कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा समय ठीक कह रहा हूँ आपको, ये ऐसी चीजें भी हुई हैं। भाई किस पे आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस चीज पे बांट रहे हैं? क्या पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बेहतरीन मालिकों में चला गया? अगर इस माहौल में कोई हंसने का मौका मिला तो इन बातों पे ही सही, और तो कोई बात हमें दिखाई। बात यह है कि ये भी तो ये मैं कह रहा हूँ कि फिर आप हमें नाम लेने की भी इजाज़त नहीं देते। ये तो देखें ना, कोई शख्स भागा तो नहीं, कोई हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं हुआ, किसी के वाइट सेल कम तो नहीं हुए, किसी की कमर में दर्द तो नहीं निकली, किसी के पेट में दर्द तो नहीं निकली, किसी से चलना दुश्वार तो नहीं हुआ, किसी को अचानक बुखार तो नहीं हो गया, किसी को डॉक्टर ने आराम का तो नहीं कह दिया। भाई जब आप इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, सियासत करते हैं, तो फिर जेल में भी जुर्रत से जाइए, फिर हर चीज़ करें। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी आज वैसे एक पुलिस अफसर से बात हुई और मैंने उससे पूछा क्या रहा, किस तरह आप ये, तो कोई घबराहट? उसने कहा यार हम परेशान हो गए हैं कि चेहरे पे घबराहट भी कोई नहीं थी, कुछ नहीं था, चेहरे पे घबराहट भी कुछ नहीं थी। वो इस तरह थे इस तरह लगता था कि वो ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार है। हाँ, वो तस्बीह करते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आवाम इन हालात के लिए तैयार है, क्या मुल्क इन हालात के लिए मुतहम्मिल है? ये एक बुनियादी सवाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह का इस वक्त मंजरनामा बन चुका है, इस मंजरनामे से निकलने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा है? एक तरफ नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है तो दूसरी तरफ हमारे सर पे ये तलवार लटकना शुरू हो जाती है कि इंतखाबात अपने मुअय्यना मुद्दत के अंदर ही होंगे या फिर उसको इल्तवा का शिकार बनाया जा सकता है। अगर इल्तवा में भी लेके जाना है तो उसके लिए कौन सी शिक मुतारिफ करवाई जाएगी? उसके लिए आईनी तरमीम करना होगी। तो क्या आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद है? अभी जो यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि इंतखाबात अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही होंगे, उनकी यकीन दहानियां आज से 4 दिन बाद किस हद तक वैलिड रहेंगी? ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान का जिस तरह का मुआशी मंजरनामा बन चुका है, जिस तरह के केसेस के फैसले आ रहे हैं, इससे मुस्तकबिल के असरात किस तरीके के जन्म लेंगे और मुस्तकबिल का मंजरनामा किस तरीके का वजह होगा, इसी बारे में बात करने के लिए GDA की रहनुमा सायरा बानो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सायरा साहबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। सायरा साहबा, आज चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई, हुकूमत का कहना है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अता तारड़ साहब बारहा समातों के अंदर जाते रहे, साथ ही वकला को भी बुलाते रहे। ये जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, अगर ये कानून के पैराए के अंदर भी है तो क्या ये पूरा मैकेनिज्म कानूनी तौर पे दिखाई देता है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा, सबसे पहले तो ये बोलूं कि इस गिरफ्तारी पे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये तो वो कहते हैं ना कि रोजे रोशन की तरह आया था कि ये होगा, क्योंकि हमने तराजू के पलड़े बराबर करने थे ना, हमने भी नाअहल करवाना था। तो अब हुकूमत किस आड़ में छुप रही है कि वो इसमें शामिल नहीं है। आपने अता तारड़ साहब का कहा और फिर सुबह उस वक्त हर चैनल के ऊपर आके उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी और जिस तरीके से बता रहे थे। और अभी तो मैंने वो ट्विटर पे देखा कि लाहौर में तो उनके कारकुनान मिठाइयाँ बांट रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये सारा जो स्क्रिप्ट जिसने भी लिखा है बहुत भोंडे तरीके से लिखा है। वो या तो भेजे का इस्तेमाल नहीं किया या न्यू कमर थे इस इंडस्ट्री में कि जो सही स्क्रिप्ट लिख नहीं सके, कि वहां से एक फैसला आता है और हमारी पंजाब पुलिस जो कि 9 मई को अपनी बिलों में घुस के सोई हुई थी, वो इतनी चाको चौबंद थी कि उनको पता था कि ये फैसला आएगा। और वहां से इस्लामाबाद पुलिस पूरा एक तरीकेकार होता है ना कि वहां से जज का वो लेके मुतलका थाने तक आते हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस, और फिर वो सारी वो क्या कहते हैं उसको, ये जो वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाना कि वारंट गिरफ्तारी होती है और फिर एक रोज नामचा वगैरह, ये वो सब चीजें होती हैं। वो लग रहे जैसे सब तैयारी में बैठे हुए थे। और अभी तो सोशल मीडिया पे वो रूम भी शेयर हो रहा है अटक जेल का, तो उसको भी तैयार करके बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रही, बहुत ढीला सा स्क्रिप्ट था, इनको करना नहीं आया, या तो बहुत खुशी में, या ऐसा है कि यहाँ पर कौन पूछने वाला है। आइन कानून ये तोड़ चुके हैं, अवाम को महंगाई के नीचे दबा चुके हैं और इतना खौफ पैदा कर चुके हैं। और जो एक्ट पास किया है उसके तहत कौन बंदा आवाज उठाने की जरूरत करेगा? तो उन्होंने बोला है कि बस जैसे चलता रहने दो, इस कौम ने कौन सा जागना है। अच्छा इसने आवाज सायरा बानो साहबा, अब ये इलेक्शन डिले करने पे चले हुए हैं, उसके लिए कानूनी तरमीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका पैरा नंबर 28 देखें अगर आप, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन को हदायत है कि मुकर्रर मुद्दत पे हर हाल में इलेक्शन कराएं। क्या आज का जो फैसला हुआ है जिस पे बहस हो रही है कि मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ, वो अहमियत रख गई है? वाकई इलेक्शन अब 2024 में होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरजीह दी जाएगी? नहीं सर जी, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला, मतलब आई एम सॉरी, अब वो बात है कि अब तो डर लगता है कि वो, हम तो वैसे ही भी मैं कहती हूँ अपने बारे में कि हम तो गद्दारी और कुफ्र के फतवे में बीच में पेंडुलम की तरह घूमती हुई कौम है कि एक पाँव इधर हो जाए या एक पाँव उधर हो जाए तो बंदा गया। तो ये आपने इलेक्शन कमीशन उनका नाम लिया, सारा खड़ाग ही उनका फैलाया हुआ है। अब वो कहते हैं ना कि वो, बार बार मैं कहती हूँ कि ट्रक के पीछे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा हुआ होता है, हिम्मत है तो तप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त है। जब इतनी हिम्मत और तप्पड़ नहीं थे तो इस फैसले में हाथ ही KTU और पंजाब की बात कर रही हूँ। और इस सारे किस्से में इलेक्शन कमीशन ऐसे मासूम बन के बैठे और हमने इतने इख्तियारात उनको दे दिए, इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे। मैं पिछले 1 साल से तकरीबन हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि नहीं होंगे इलेक्शन टाइम पे। मेरा तो एक मशवरा है कि इसी असेंबली को एक्सटेंड कर दें, और जब तक ये समरी उनके पास जाके साइन होकर नहीं आती, तो आप मेरी बात लिख लीजिए, तब तक वो है कि ये असेंबली को एक्सटेंशन में भी
बाकी कानूनी शिक ढूंढने में कौन सा इनको लगेगा, कौन सी मोशगाफियां के फलाने आर्टिकल का क्लॉज नंबर ये, क्लॉज नंबर वो, उसके तहत ये होता है। और बाकी 2/3 अक्सरियत की बात करें तो ये धड़ाधड़ जो 54 बिल पास किए हैं, 15 लोगों ने पास किए हैं, जिसमें क़यादत भी नहीं बैठी हुई थी। बेचारे हमारे जैसे बैक बेंचर जो आईज और नोज करते और डेस्क बजाने आते हैं, उनकी मौजूदगी में इन लोगों ने बिल पास किए हैं। तो उन बिलों की क्या हैसियत होगी? और नहीं तो सेशन एक दिन के लिए ये वो करेंगे, प्रोरोग करेंगे और उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो है, असेंबली तो ऐसे भी हम लोग ऐसे ही जाते हैं, थोड़ा दिल। लेकिन ऑर्डिनेंस तो सदर ममलिकत की तरफ से आएगा, तो आप समझती हैं कि सदर ममलिकत इस हालात में ऑर्डिनेंस लाने में राजी हो जाएंगे? सदर ममलिकत उम्रा करके आए हैं पूरी आबा व अजदाद के साथ, ताम झाम के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी चीज में स्टैंड लेंगे। करने को मुल्क के वसी तर मुफाद में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने पहले कौन सा वो किया, और किस्मत ज़ाहिर हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन छोड़े, हमारे पास एक फिक्रा है ना मुल्क के वसी तर मुफाद में। अच्छा एक बात आज एक बड़ी अहम जो मीटिंग हुई, वज़ीर आला साहब ने चेयर की मीटिंग, चारों वज़ीर आला उसमें शरीक थे। कानून कहता है कि ठीक है सिंध का वज़ीर आला मौजूद था, वो वज़ीर आला है, बलोचिस्तान का वज़ीर आला मौजूद था, वो वज़ीर आला, लेकिन 2 सूबों के वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला। राना साहब बलोचिस्तान वाले भी नहीं थे, बलोचिस्तान आ गए थे बाद में। बलोचिस्तान वाले नहीं थे, और ये पहले इन्होंने कहा था कि जो निगरान वज़ीर आला है, मेरे साथ ही किसी प्रोग्राम में बैठ के इनके माहिर कानून ने फरमाया था कि नहीं वो CCI की मीटिंग इसलिए नहीं बुलवाई कि निगरान वज़ीर आला वो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते। लेकिन फिर कानून में कोई ना कोई मोशगाफियां निकाल कर इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो आ सकते हैं। बलोचिस्तान वाले आए नहीं, और मुराद अली शाह साहब का इंटरव्यू था कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इस नताइज को नहीं मानेंगे, आने वाले इलेक्शन के नताइज से डर गए हैं वो, तो खामोशी इख्तियार कर लिए। लेकिन ये सब बहाने हैं, आप देख लीजिएगा। जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक इत्तलात तो यही थी कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला बैठे हुए हैं। वो तो मीटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद पता चला, जब मंजूरी की इत्तलात आ गई कि वो तो सफ़र के पेश नज़र ये जो इस वक्त खदशात पैदा हो चुके हैं, मौसमी ख़राबी है या कोई और उज़र पेश कर दिया गया, उसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ सके। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगता? वो कहते ना, जो आना चाहो तो हर रास्ते, ना आना चाहो तो 1000 बहाने, तवील रास्ता, हाँ उज़र ऐसे करके है, सॉरी। तो वैसे ही है, ना आना चाहें तो आपकी, मैं तो पहले ही कहा था कि ये बहाने ऐसे ही हैं, तुम्हारी मेरी जात नहीं मिलती, अब्बू जी नहीं मान रहे, और बस ऐसे ही है। आपको मतलब क्या आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं? नहीं जी, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अगर वो इलेक्शन सपोज ये 2024 तक भी करवा लें, बहुत बड़ी बात है, तो उस इलेक्शन को तब भी कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये मुल्क कौम का वक्त और पैसा बर्बाद ना करें, इस असेंबली को एक्सटेंशन देके देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं ये। अच्छा ये बता दें कि आप क्या समझती हैं कि आज चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद आप समझती हैं कि PTI ख़त्म हो गई या PTI का वोट बैंक ख़त्म हो गया? तो वोट बैंक अपनी जगह पे मौजूद है। मेरा जिला सांगड़ है, शदादपुर, यहाँ पे नाम भी नहीं सुना होगा। जब अब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो मुख्तलिफ वार्ड वगैरह में ये सब जा रहे थे कैंपेन वगैरह करने के लिए। तो मतलब एक छोटी सी जगह से ही मतलब 2-2.5 हज़ार वोट उनके निकल आए थे। सिर्फ एक या 2 वार्ड की बात कर रही हूँ। वो ऐसा नहीं हो सकता। अब वो पता भी है कि एक सेइंग्स भी आती है इतनी कि वोट डालने वालों की अहमियत थोड़ी होती है, गिनने वालों की होती है। मैं नहीं समझती कि अच्छा साहिरा साहब, अगर आप समझती हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जा रहा है, तो 4 दिन की हुकूमत रह गई है। 4 दिन की हुकूमत रहते रहते अगर ये गिरफ्तारी अमल में आती है, तो हुकूमत जाने के बाद किसके पास क्या गारंटी कि उसके साथ ऐसा वाक़या ना पेश हो? अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो ये क्यों इस वक्त जश्न मना रहे हैं उस पर? देखिए, वो मुझे नहीं पता कि उस तरफ की कुर्सियों में क्या चीज है कि जब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ ने एक तकरीर की थी जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी से भी उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं होना चाहिए था। भैया काला कोट पहन के तो आपके पार्टी लीडर तशरीह करवाने गए थे, चौधरी निसार गए थे, आर्टिकल 6 की 20 की तशरीह कर दें। तो माफिया बाद में मांगने से बेहतर है कि तौबा ताइब हो जाए और इस किस्म की बातें ना करें। वो जमहूरियत बेचारी जो कि है नहीं,
एक नाम की है, बस उसकी थोड़ी सी लाज रख लें। ये सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ए वाला ये काम तो टपाओ ना, ये वाला दिन तो टपाओ। हमारी पूरी कौम की ये सोच भी है और ये इत्तेफाक से अलमिया भी यही है। हम के आज से दिन गुजरे कल देखा जाएगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्या नया चूरन होगा? अच्छा, आप क्या समझती हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी एक बड़ा हाथ होने जा रहा है और दीगर सियासी जमातों के साथ भी हाथ होने जा रहा है। आप समझती हैं कि आने वाले चंद दिनों में वाकई कि ये कई सियासी जमातों के साथ कोई बड़ा हाथ होने जा रहा है? देखिए, सुनने में तो यही आ रहा है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो पाकिस्तान से मुखलिस है कि और ये आगे तरक्की का हमारा, वो कहते हैं ना कि जीना ही वो है, क्या कहते हैं उसको, देखे तो तरक्की का नाम ही भूल गई मैं। तरक्की का जीना इसी सब एहतसाब, कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और मुझे नहीं पता है कि किसकी, पीपल्स पार्टी के लिए सुना है कि पीपल्स पार्टी के लिए हाथ होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आखिरी वक्त तक कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, आप क्या समझती हैं, अब तक अगर निगरान वजीर आजम के नाम पे इत्तफाक नहीं हो सका और ये कह रहे हैं कि 9 अगस्त को हमने असम्बली तहलील की समरी सदर ममलिकत को भिजवा देनी है और वजीर दाखिला आके कह रहे हैं कि बुध को ऐलान होगा, तो इसके पीछे मंतिक या मसलहत क्या दिखाई देती है? तो ये कहने की बातें, ये जिस वक्त हुआ था ना ये सब चीजें कर रहे हैं। अभी उस दिन मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो वो सर्विसेज चीफ को भी इशाया दे दिया और MNA जो पार्लियामेंटेरियन है। और एक और बात बता दूं, उसमें GDA की 2 खवातीन छोड़कर बाकी पार्लियामेंटेरियन को जो डिनर दिया था उनको, ये सब बस देखें, उन्होंने तो सिर्फ ये बताना है कि हमारी तो तैयारी पूरी थी। बाद में हालात ऐसे हो गए कि ये नहीं होगा। मुझे अभी भी जाती दिखाई नहीं दे रही। ये अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपको इस लम्हे की बात कर रही हूँ कि या तो एक्सटेंशन हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। आप ये कह रही है कि यही हुकूमत बैठी रहेगी? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अगर यही हुकूमत बैठी रहेगी तो क्या कानून और आइन, तो आपने कह दिया कि उसकी तो अहमियत कोई नहीं है यहाँ पे। तो अहमियत है ही नहीं, आइन और कानून कहाँ है? KPK और पंजाब आपके साथ है, वो निगरान वजीर आला वहाँ पर बैठे हैं। वो तो एक बांट रहे हैं, वो 2-2 अरब की गाड़ियाँ इधर से उधर, ये वो सब काम चल रहे हैं वहाँ पर। कौन वहाँ पर चीखा, कौन चिल्लाया, किसने वो किया? वो पंजाबी में नाक के तो हम इतने। आपको महसूस हुआ है, आपकी इत्तला है, या आपको किसी ने कहा है कि इसको एक्सटेंशन मिलने जा रही है? सर, मुझे महसूस हुआ है। और वो किन इशारों की बुनियाद पे महसूस हुआ? क्योंकि मंजरनामा कुछ वजह हुआ हो तो लगता है इंसान को। हाँ जी, कुछ नहीं, इनके जो बाकी जितने 1.5 साल में इन्होंने काम किया है, वही बात है ना कि एक दूसरे से मुखलिस भी नहीं है। वो तो मजबूरी में, वो क्या कहते हैं कि नजरिया जरूरत के तहत और वसी तर मुल्की मुफाद के तहत इकट्ठे बैठे हुए। सिंसियर तो एक दूसरे से भी नहीं है ना, कहाँ पेट फाड़ने और घसीटने से आप गले लग रहे हैं, घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। तो आगे कुछ चीजें वाज़ेह नहीं है। अब डर इनको ये भी है कि ये जो अभी बाकी रोटी मिली हुई है खाने को, ये भी ना चली जाए। अच्छा, अगर ये चली जाती है हुकूमत, अगर ये हुकूमत 9 तारीख को जो है या 8 तारीख को जो है तहलील हो जाती है, तो आप क्या समझती हैं उसके बाद क्या हुकूमत की पसंद का वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म होगा या किसी और की पसंद का होगा? किसी और मतलब आप समझ गई हैं ना, आप समझ गई हैं किनका मैं कह रहा हूँ जी, अपोजिशन का कह ले, राजा रियाज का कह रहे। चलिए ठीक है, हाँ राजा रियाज हम कह लेते हैं। वो देखिए, इन दोनों का तो नहीं हो सकता ना, उनका अपना वो होगा। और जब ये अपने अपने बंदों का नाम देंगे, मतलब ये क्या कोई मजाक चल रहा है कि मेरा बंदा नहीं तो तेरा बंदा, जैसे KPK में जी इतने बंदे उसके, इतने बंदे उसके। उन तो ये नहीं होगा। कोई ऐसा बंदा लाकर समझाया जाएगा, राजा रियाज साहब समझाएंगे उनको कि नहीं ये इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा हुआ है, सदर से इख्तियारात ले लिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए गए हैं, ये सब इधर से उधर एक म्यूजिक। अच्छा, आप जब ये बात कर रही हैं कि इख्तियारात निगरान वज़ीर आज़म के लिए बढ़ाए गए हैं, तो फिर क्यों लगता है कि ये हुकूमत नहीं जाएगी? क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म को लाने के लिए तो पूरा सेटअप तश्कील दिए। फिर देखिए ना, दोनों में से किसका पलड़ा भारी होता है, किसका बंदा आता है। तो कोई एक दूसरे के दिल को तसल्ली क्या मिलती है, गारंटी क्या मिलती है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि IPP भी तो है ना, वो भी अभी मैदान में आएगी। अभी तो उनको एक चिड़िया सा वो दे दिया उन्होंने, निशान अलॉट किया, अभी उन्होंने भी आना है। अभी जो PTI के मुनर्रिफ अरकान जो इधर से बेचारे डोल रहे हैं, उनको भी कोई पार्टी ज्वाइन करवानी है।
पता नहीं क्या क्या होगा। टाइम बहुत कम है, इसलिए हम बढ़ाएंगे टाइम। अच्छा, और बारिशें सर पे खड़ी हैं, खुदा ना खास्ता कोई और मैं पंजाबी च गल करा, डैम का एक दरवाजा भी खोल दिता तो 3.5 तक पानी आ जाना है। और पानी में तो फिजिकल मर्दमशुमारी नहीं होगी ना, हम तो पहले ही डूबे हुए, हमारे पूरी जमीनों पे फसलें नहीं हुई, पानी है वहाँ पर। चलें आखिरी तो फिर हम क्या करेंगे? सर ऐसा भाई, आखिरी मेरा एक सवाल है, उसका जवाब तो दीजिएगा। 1 साल से ज़्यादा हुकूमत रही मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, बाकी सारा कुछ इनके पास है, तो नवाज शरीफ साहब किस मजबूरी में नहीं पाकिस्तान आ रहे थे? देखिए, तो ये तो एक गुत्थी है, इसको तो अभी मैं अगर चलेगी हुकूमत तो बैठ के सुलझाऊंगी कि मतलब आपके भाई की हुकूमत, सब चीजें आपके हक में, हमने लेवल प्लेइंग फील्डिंग भी तैयार कर दिया, तराजू के पलड़े भी बराबर कर दिए। उन क्या मसला है? मसला कोई मसला चले एक मेरी तरफ से भी एक आखिरी सवाल, ये जो कानून साजियां धड़ाधड़ हुई हैं, आप बता रुकने मसला ये है, सॉरी, वो रिश्ते वालों को ना छोटी बहन पसंद आ गई। तो बड़ी कुंवारी रह गई। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये कि जो कानून साजियां धड़ाधड़ हुई हैं, आप बतौर रुकने पार्लियामान क्या समझती हैं कि अगर इनमें से चैलेंज की गई तो कितनी मुअत्तल हो जाएंगी? तो सारी की सारी हो जाएंगी। 10 लोगों में कौन सी कानून साजी? और ये माशाल्लाह इतने ज़हीन महाशे हैं कि मैं जब ये एक्सटेंशन का आया था, 2-3 लोग ऑफ मतलब आए नहीं थे पार्लियामेंट। अब वो फखरिया सीना तान के कहते हैं हम तो शामिल नहीं थे। अब मैं सोचती हूँ बेचारे जो बैक बेंचर डेस्क बजाने के लिए बिठाए हुए, कोरम पॉइंट आउट कर, कोरम तो खैर नहीं पॉइंट आउट, आईज नोज करने के लिए बिठाए हुए, वो फंसेंगे। 15 लोगों में कौन सी कानून साजी होती है? पूरी वो ही नहीं है ना अपोजिशन, वो धड़ाधड़ आप मुझे नहीं पता किसको फायदे दे रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या 300 एकड़ जमीन, और बस वो जाते जाते माले गनीमत जितना समेटा जा सकता है वो समेट रहे हैं। समझ नहीं आ रही ये गले पड़ेगी इनकी, क्योंकि मैंने तो 2-3 मीटिंग अटेंड की थी, मुझे तो अभी वो सेक्रेटरीज पर भी तरस आता है। सबकी चेहरों की नींद, वो रंग उड़े हुए, डार्क सर्कल्स, आंखों में अजीब सी वहशत, समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। यानी इस वक्त जो धड़ कानून साजियाँ हुई हैं, अगर किसी फार्म पे चैलेंज होती हैं तो तमाम तर मुअत्तल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और जाते जाते माले गनीमत हुकूमत समेटना चाहती है। बहुत शुक्रिया सायरा बानू साहिबा से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, क्या गिरफ्तारी में लूप होल्स हैं या फिर इस केस के अंदर लूप होल्स हैं? और जो दूसरे केसेस चल रहे हैं जिसके बारे में कयासाराइयाँ ये की जा रही हैं कि अभी तो ये एक केस है, अभी जो दूसरे केसेस हैं जिनके फैसलाजात अभी मंदरजात अभी मंजर आम पे आए हैं और उनके फैसले भी सामने आने हैं, उस केस के अंदर भी सज़ा हो सकती है। तो वो केस किस हद तक मजबूत है? जो साइफर वाला मामला है, उसके अलावा जो दीगर मामला जात हैं, इसी बारे में बात करने के लिए माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शुएब शाहीन साहब, आज वाले मामले को लेके बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। अगर PTI वकला को देखा जाए तो वो ये राय रखते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी नहीं है, बल्कि ये अगवा के मुतरादिफ है। इसी हवाले से इस लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। अब जो PTI वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुखालिफ, उसको और लाहौर हाई कोर्ट वाली दरखास्तों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये साबित हो गया है कि ये जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल हुआ करता था जूरिस्प्रूडेंस का, कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, आज इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ नजर आया। एक कल आमिर फारूक साहब उस जज को वापस दोबारा भेज रहे हैं वो केस, जब एक दफ़ा उसने कहा ये काबिल समाअत है, दोबारा कहा काबिल समाअत है, अब तीसरी दफ़ा वो कैसे कहेगा काबिल समाअत नहीं है? तो इसलिए उसने इसकी मौजूद के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं लिखा। वो कल आज सारा दिन वहाँ मौजूद हैं, वो बहस करना चाहते हैं। वो ये कहता है कि नहीं, वकील सुबह के टाइम थे नहीं, मैंने फैसला सुन लिया, फैसला मैंने कर दिया, मैंने आपको सुनना है, हमारा हक के दिफा ख़त्म कर दिया। यानी वो ये प्रोसिक्यूशन के साइड के विटनेसेस तो आ गए,
जो हमारे विटनेसेस हैं उसको ये कहकर पहले कहा कि 1 घंटे के अंदर ले आए। हमने कहा कि वो ऑफिशियल गवाह हैं, वो कुछ कराची में दफ्तर है, किसी और जगह पे है, अकाउंट्स कंसल्टेंट हैं, हमने डॉक्यूमेंट सारे जमा कराने हैं, तो उसके लिए सारे 1 या 2 दिन का टाइम दे दो। उसने कहा नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। फिर कल आमिर फारूक साहब ने ये लिख दिया कि नहीं ये रेलिवेंट करते हैं, लिहाजा क्यों ना आपको हक दिफा किया जाए, और उससे पहले उसने फैसला कर दिया। और जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो फैसला है वो भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि नहीं आपको हक दिफा मिलना चाहिए, उसके ऊपर मैं अगले हफ्ते फैसला करूंगा, दूसरी तरफ कैदिया के चाहें उसी जज के पास दोबारा काबिल होने या ना होने का फैसला कराएं, और वो भी उसने उनको सुने बगैर उस आर्डर को और वो बिल्डोज करके उन्होंने फैसला कर दिया। अभी आप देखें शुएब सिंह साहब, ये बताएं कि कितने % चांस हैं कि आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? देखें, अगर तो कानून और आइन को देखें तो वो तो पहले ही दिन ये आर्डर सस्पेंड हो जाना चाहिए, और जिसका कभी इम्कान है कि ये 1 दिन 2 दिन के अंदर ये आर्डर सस्पेंड हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा और जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी। कई ग्राउंड हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें उनको भी दरख्वास्त दी कि आप इन केसेस को हम ना सुने, उसको भी बगैर सुने उन्होंने जो कल फैसला दिया, ये सारा का सारा सब पहले परसों इस बात से बहस हुई। उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि क्यों जब एक जज 2 दफा फैसला कर चुका है तो तीसरी दफा वो कैसे सही फैसला करेगा, क्यों ना मैं इसको ट्रांसफर कर दूं इस ग्राउंड पे कि फेयरनेस का तकाजा है, प्रोप्राइटी का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जाते हैं कि ये मैं सिर्फ इस बात से सुन रहा हूँ, और हमने वाजे किया कि हमने ना ट्रांसफर एप्लीकेशन को अभी बहस की है, ना अपने किसी भी जो हमारा क्रिमिनल डिवीजन पड़ी हुई है ना उसको बहस की है। तो वो सारा का सारा आपके सामने नजर आ रहा है। और ये भी आप देखें कि एक तरफ से अभी फैसला सुनाया गया, उसको लिखा नहीं गया, उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया गया, 5-7 मिनट के अंदर अंदर वहाँ लाहौर में दीवान पार्क के दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब जो गिरफ्तारी है वो तो 100% अगर तो लाहौर पुलिस ने किया है तो वो, अगर तो इस्लामाबाद पुलिस पहले से वहाँ बैठी हुई थी और उनको पता था ये फैसला आने वाला है, तो फिर तो ऐसे मुंसिफ को सलाम पेश करना चाहिए जो कुछ हो रहा है और जिस तरह का और जिस तर्ज अमल और जिस अंदाज से ये गिरफ्तारी हुई है और जिस अंदाज से ये फैसला हुआ। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मौक़िफ़ एक ये अपनाया गया कि अदालत के अंदर बारहा ख्वाजा हारिस साहब को तलब किया गया। नईम पंजोता साहब ने कहा कि वो दूसरे केसेस में मसरूफ़ हैं। उन्होंने पूछा किस केस में हैं, तो बताया गया कि चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की ज़मानत केस में है। वो कहा गया कि वो 2:30 बजे है, तो वो लेट अदालत के अंदर आए हैं, वो तब आए हैं जब फैसला सुनाया जा रहा था। इसमें कितनी हकीकत? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने सुबह के टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके नैब कोर्ट से होके उनको कहा गया कि आपके पास इमीडिएटली आएंगे और आज ही पेश होके आज ही हम अपने दलाइल देंगे। लेकिन जब वो सुबह के टाइम हम अदालत में हमारे मुंशियों को, ख्वाजा हारिस के मुंशी को उठा लिया गया सुबह हाई कोर्ट से ही, हाई कोर्ट के प्रीमियर्स के अंदर से अफराद उसको ले आए बाहर और उसको हवा रखा। उनको कहा जी आपने आज कोई पिटीशन फाइल नहीं होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने अपने मुंशी को उसके पास भेजा कि जाएं उनसे पेपर लेके आप जमा कराएं, तो उनसे फिर उनको कर लिया गया। फिर उसके बाद मैंने वो ट्रेस कराई पेपर और पिटीशन, फिर मैं खुद जा करके उनको जमा करवाया। बात यह है कि और इस हालत में वो कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम लेटर लिख के उसने रजिस्ट्रार के जरिए वहाँ जमा कराया और उसके बाद वो नैब कोर्ट भी गए और उसने वो कहा जा रहे तो उसने भी गए हुमायूं दिलावर कोर्ट में। तो बात यह है कि क्या कोर्ट का टाइम खत्म हो गया था? क्या वो हमने इनकार किया कि हम बहस नहीं करेंगे? हम 3 बजे बहस करें, हम 2 बजे बहस करें, 2:30 बजे बहस करें, हम 1 बजे बहस करें, तो हमारा हक है। ये हाईकोर्ट का भी फैसला है और हमारा बुनियादी हक है। आइन के आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 के तहत ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का अपॉर्चुनिटी हमारा हक है। हमें सुने बगैर कैसे फैसला कर सकते हैं? और जब फैसला सुनाने आए उस वक्त तो हम मौजूद थे 12:30 बजे और उसने कहा नहीं मैंने फैसला करना है, मैंने फैसला। अच्छा शुएब सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी तो आप पे इतराज़ लग के आपकी एप्लीकेशन पे वापस कर दी गई है ना? वो तो इतराज़ आप टेक्निकल कह सकते हैं ना, वो टेक्निकल है कि जी ये कागज डिम है, इसको पढ़े नहीं जा रहे, इसका ये फैसला है और इसके अंदर ये गलती और कमजोरी है। तो वो तो एतराज टेक्निकल किस्म के एतराज है। अब वो ज़ाहिर है अगर हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कंप्रोमाइज होगा तो हर लिहाज से फिर हमारे ऊपर एतराज़ात आएंगे। हाई कोर्ट के इहाते के अंदर से
अगर हमारे मुंशियों को गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है, सॉरी गिरफ्तार की बजाय अगवा किया जाता है, जिसमें सीनियर वकील ख्वाजा आरिफ को जाकर चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देनी पड़ती है इसके बारे में कि जी जिनके पास फाइलें हैं वो अगवा हो चुके हैं, तो मुझे बताएं कि ये अगर हमने इसको इंसाफ और बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक और इस तर्ज अमल को हम कहें कि ये इंसाफ और कानून का बोलबाला है, तो फिर अफसोस की बात है। और ये इसके लिए चीफ जस्टिस को अगर दरख्वास्त ना देते तो वो इनको ना छोड़ते और वो फाइलें समेत वो गायब होते। तो अगर ये तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट कर रखा है हमारे रियासत ने, तो बस इसमें हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तरक्की की बजाय तरक्की माकूस शुरू कर दी है। यानी किसी को क्या अदालत के अंदर जाने से भी अब आप रोक देंगे? क्या साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इतना हक नहीं है कि वो अपनी पिटीशन अदालत के अंदर फाइल कर सकें? क्या हम वकीलों को और हमारे क्लर्क्स को इतना अख्तियार नहीं है या उनका हक नहीं है कि वो अदालत के अंदर कोई पिटीशन फाइल कर सकें? और हाई कोर्ट के अंदर इहाते से वो गिरफ्तार करके लेके कैसे जाते हैं? जिस तरह पहले अगवा किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद इसके बावजूद कि उसी केस में हमने रिट पिटीशन फाइल कर ली थी और उसको नंबर लग गया था, उससे थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे, आधे घंटे बाद हमने अदालत के सामने पेश होना था, हम सरेंडर कर चुके थे और फिर सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन बाद जा करके जमानत हुई है। अगर ये हमारा निज़ाम इंसाफ अगर लोगों की पनाहगाह बन जाए, वहाँ निज़ाम इंसाफ के लिए आने वाले लोग उनके मुताल्लिका वकला और क्लर्क साहबान उठाए जाने लग जाएं, तो फिर इंसाफ का जनाजा तो उठ सकता है, इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकता। इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।